सोमा और उसके आदमियों का घेरा कॉटेज के गिर्द पड़ चुका था। उसके साथ 20 आदमी थे। 10 को सोमा ने संभाला था, 10 को सुलेमान ने। सब हथियारबंद थे। कोई मोटे तने की ओट में था तो कोई चट्टानी पत्थर की ओट में। मोहनलाल जब देवराज चाहन से बात कर रहा था तो वो सब धीरे धीरे छिपते छिपाते मौका पाकर आगे बढ़ते आ रहे थे। सोमा दरिंदा लग रहा था। उसकी आंखें सुलग रही थी। मन ही मन वो फैसला कर चुका था कि अगर हालात काबू में न रहे तो सुरेंद्र पाल को खत्म कर देगा। वैसे उसे पूरा विश्वास था कि खुद को इस तरह छिपाकर सुरेंद्र पाल मुकाबला करने की कोशिश नहीं करेगा। सुंदर सिंह और दयाराम सोमा के पास पहुंचे। क्या रहा? सोमा ने गुर्राकर उन्हें देखा। सब ठीक है? सुंदर सिंह नजरें घुमाता हुआ बोला। इंस्पेक्टर साहब सुरेंद्र पाल को कार तक ले जा रहे हैं। वहां से वो अलग हो जाएंगे तो अब सुरेंद्र पाल की टांगों पर गोली मारकर उसे नकारा कर देना। उसके बाद तो उसे पकड़कर ऐसी धुनाई करेंगे कि वह सारे नोट हमारे हवाले कर देगा। सोमा के होंठों से गुर्राहट निकली और नजरें दूर नजर आ रही कार पर टिक गई। मोहनलाल और देवराज चौहान उसे एक कार की तरफ बढ़ते नजर आए तो उसने राइफल संभाल ली। सुंदर सिंह और दयाराम वहां से हट गए। डिग्गी खाली थी। नोट यहां भी नहीं है? मोहनलाल ने हंसकर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने कार की डिग्गी बंद की। लगता है बहुत बढ़िया जगह नोटों को छिपाया। मोहनलाल पुनः हंसा। देवराज चौहान ने उसे घूर कर देखा। अभी भी मान लो। ज्यादा नहीं तो उसमें से कुछ ही मुझे दे दो। कितनी मेहनत कर रहा हूं। कुछ ही घंटों में ये दूसरा चक्कर है तुम्हारे पास। ढूंढ लो। मिल जाएं तो सारे ले लो। मर्जी तुम्हारी। वो लाशें ढूंढ रहे हैं। अगर मिल जाएं तो तुम्हारी खैर नहीं। उनकी हड्डियों के कंकाल ही मिलेंगे। वो भी तब जब मैं केशवपुरम से चला जाऊंगा। देखते हैं। कहने के साथ ही मोहनलाल उस तरफ बढ़ गया जिधर सुंदर सिंह और दयाराम गए थे, जैसे उनसे पूछने जा रहा हो कि लाशें मिली कि नहीं। देवराज चौहान की आंखें एकाएक सिकड़ी। उसे लगा कि यह पुलिस वाला उसे जानबूझकर बेवजह कार तक लाया है। कार की तलाशी तो कुछ घंटे पहले ही इन्होंने ले ली थी। फिर इसे अच्छी तरह याद था कि डिग्गी को भी देखा था। फिर देवराज चौहान का हाथ फौरन अपनी जेब की तरफ सरका। पैनी निगाह हर तरफ घूमती चली गई। उसने देखा मोहनलाल को उसने मोहनलाल को देखा जो पेड़ों के झुरमुट में दूर होता जा रहा था। उसे लगा कि मोहनलाल का काम जैसे उसे कॉटेज से बाहर निकालना था, और वो अपना काम कर गया था। ठीक उसी पल कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ। देवराज चांद चौंका। उसने फौरन कार की बॉडी के पीछे छिपने की चेष्टा की, परंतु गोली की रफ्तार का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। उसके छिप जाने की वजह से गोली उसकी छाती की अपेक्षा बांह में धंसी और बांह को चीरती हुई कार से टकराकर दूर धूल भरी जमीन में जा गिरी। पीड़ा की अधिकता से देवराज चौहान ने दांत भींच लिए। दूसरे हाथ में उधड़ी बांह को दबाया और कार की ओट में होता चला गया। आंखों में दरिंदगी चमकने लगी थी। पीड़ा पर काबू पाते हुए देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। तभी एक और फायर हुआ। दूसरे ही पल गोली ठीक उसके सिर के पास कार की बॉडी में जा धसी। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। वो फौरन समझ गया कि उसे हर तरफ से घेरा गया है। जिस दिशा में जाएगा उसी दिशा की तरफ से उसे निशाना बनाया जाएगा। मतलब कि वो किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। तभी देवराज चौहान को सामने कुछ दूर किसी पेड़ के पीछे छिपे होने का एहसास हुआ। शायद उसी ने उसके सिर का निशाना लिया था, जो कि जरा सा चूक गया। भिजे होंठों के साथ उसने रिवॉल्वर सीधी की और पेड़ के पीछे झांकती कोहनी का निशाना लिया। परंतु पीड़ा की वजह से निशाना ठीक नहीं बैठा। गोली तने में जा लगी। नजर आती कोहनी पूरी तरह तने के पीछे छिप गई। उसी पल दूसरी तरफ से गोलियों की बौछार आई और कार की बॉडी में छेद ही छेद नजर आने लगे। 2 क्षणों के लिए देवराज चौहान बांह का दर्द भूल गया। वो सुरक्षित ओट में नहीं था। उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था। सामने वाले छाती ठोक कर आगे बढ़कर पास आकर उसे भून सकते थे।
और वो सिर्फ एक रिवॉल्वर के दम पर कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो दुश्मनों की नजरों में था और वो सुरक्षित ओट में थे। उसे यहां से हटना होगा, किसी तरह कॉटेज तक पहुंचना होगा, जहां इन लोगों से निपटने के लिए हर तरह का उसने इंतजाम कर रखा था। ठीक सामने पेड़ के पीछे छिपे व्यक्ति ने पुनः उस पर फायर करना चाहा। देवराज चौहान की निगाह पहले से ही उस पर थी। इससे पहले कि वो फायर कर पाता, देवराज चौहान ने फायर कर दिया। ऐसा लगा कि जैसे कोई चीता फुर्ती से दौड़ रहा हो। तभी ढेरों गोलियों की बौछार उसकी तरफ लपकी। फायरिंग की आवाज के साथ ही देवराज चौहान ने खुद को जमीन पर गिरा लिया। गोलियां उसके ऊपर से गुजरती चली गई। इसके साथ ही देवराज चौहान उछलकर खड़ा हुआ और वापस भागा। फौरन ही पुनः कार की ओट में हो गया। इसके साथ ही आसपास नजर मारी, कोई नजर नहीं आया। देवराज चौहान समझ गया कि इस बार वे लोग बेहद सावधानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी नजर सामने जमीन पर पड़ी, जहां गिरकर उसने जान बचाई थी। देवराज चौहान के दांत पर दांत जमे थे। वो समझ चुका था कि कॉटेज तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। वो लोग उसे घेर चुके हैं। खुद को घिरा पाकर वो घायल शेर की तरह नजर आने लगा था। जहां देखो वहां मौत के निशान नजर आ रहे थे। सुरेंद्र पाल, सोमा का तेज ऊंचा स्वर उसके कानों में पड़ा। देवराज चौहान ने अनुमान लगाया कि आवाज किधर से आ रही है। मेरी आवाज सुन रहे हो? आवाज फिर आई। देवराज चौहान के दांत और भी सख्ती से भिज गए। खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, तुम बच नहीं सकते। सोमा की आवाज में वहशीपन था। क्या चाहते हो? देवराज चौहान की आवाज में भी दरिंदगी भरी पड़ी थी। तुम्हारे पास लाखों रुपया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इनकार मत करना। फिर? मुझे वो रुपया चाहिए, देते हो? आवाज में वही वहशीपन था। देवराज चौहान ने दांत भींच रखे थे। वो रुपया मेरे हवाले किए बिना तुम बच नहीं सकते। इनकार किया तो जान गंवानी पड़ेगी। रुपया तो हर हाल में मेरा बनकर ही रहेगा। समझदार बनो। रुपया मेरे हवाले करके अपनी जान बचा लो। तुम चारों तरफ से घिरे पड़े हो। पूरे 20 हथियारबंद आदमी है मेरे साथ। तुम किसी भी सूरत में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। देवराज चौहान ने खतरनाक निगाहों से अपने हाथ में दबी रिवॉल्वर को देखा। तुम इस वक्त भी हमारे निशाने पर हो, लेकिन हम तुम्हें मार नहीं रहे, क्योंकि हमारी दिलचस्पी तुम्हारी जान लेने में नहीं, पैसा लेने में है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ या ना में जवाब दो। अगर इनकार में जवाब दिया तो अगले 10 सेकंड में तुम्हारी लाश पड़ी होगी। देवराज चौहान जानता था कि सोमा का कहना गलत नहीं था। वो घिरा पड़ा था। 6 सेकंड बीत गए हैं। सोमा की आवाज में अब चीखने जैसे भाव थे। देवराज चौहान की आंखों में खतरनाक चमक उभर पड़ी। मैं तैयार हूं, देवराज चौहान ने ऊंचे स्वर में कहा। क्या बोला? ऊंचा बोलो। देवराज चौहान मन ही मन मुस्कुराया। शायद उसके शब्दों पर उसे विश्वास नहीं आया था। रुपया देने को मैं तैयार हूं, कोई चालाकी मत करना। ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन यह हो सकता है कि पैसा लेने के बाद तुम लोग मुझे शूट कर दो। मेरा विश्वास करो, तुम्हारी जान लेने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं। सोमा की आवाज आई। तुम अपनी रिवॉल्वर फेंको और हाथ ऊपर कर कार की ओट से बाहर निकलो। देवराज चौहान के होठों पर मौत से भरी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। देवराज चौहान खड़ा हुआ और रिवॉल्वर कुछ दूरी पर फेंक दी। गुड, सोमा की आवाज आई। हाथ ऊपर करके आगे आओ। देवराज चौहान ने हाथ ऊपर किया और 6-6 कदम आगे बढ़ गया। उसकी पैनी निगाह हर तरफ घूम रही थी। अब कुछ आदमी नजर आने लगे थे। हाथ ऊपर ही रखना, सोमा की आवाज आई, वरना हम गोली चला देंगे। हाथ ऊपर किए देवराज चौहान की नजरें हर तरफ फिरती रही।
अब एक एक करके वो सब स्पष्ट नजर आने लगे थे। कोई पेड़ के मोटे तने के पीछे से निकल रहा था तो कोई चट्टानों के पीछे से निकलकर सामने आ रहा था। उनके हाथों में तरह तरह के हथियार थे। देवराज चांद सबको देखता रहा। वो धीरे धीरे सावधानी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तोमा सुलेमान के साथ 15 के करीब आदमी थे। तेज धूप में खड़े देवराज चांद का बदन अब पसीने से भीगने लगा था। सिर पर पहुंचा सूरज जैसे मस्तिष्क को झुलसाता जा रहा था। वो सब घेरा बनाकर पास पहुंचे और रुक गए। सुलेमान, तलाशी लो इसकी। सुलेमान आगे बढ़ा और देवराज चांद की तलाशी लेने लगा। देवराज चांद शांत खड़ा रहा। कोई हथियार न मिलने पर सुलेमान पीछे होता हुआ बोला, ठीक है। सोमा के दांत भिजे हुए थे। आंखों में विजय की चमक नाच रही थी। बहुत चालाक समझता था अपने आप को, सोमा ने कड़वे स्वर में कहा। तेरे जैसों को सीधा करना सोमा को अच्छी तरह आता है, सुरेंद्रपाल। तेरी बुरी किस्मत यह रही कि केशवपुरम में कदम रखते ही तू मेरे से टकरा बैठा। अब बोल, तेरा क्या करूं? देवराज चांद फिर भी कुछ नहीं बोला। जाने दे वो सब बातों को। सुलेमान कह उठा, रुपया कहाँ रखा है वो निकाल। देवराज चांद की निगाह मोहनलाल, सुंदर सिंह और दयाराम पर पड़ी, जो काफी दूर पेड़ों के बीच खड़े नजर आए। वो इधर ही देख रहे थे। कहाँ है रुपया? सोमा गुर्राया। कॉटेज में, देवराज चांद ने कहा। सुलेमान, लेकर आ। सुलेमान कॉटेज की तरफ फौरन बढ़ गया। तुम लोगों को नजर नहीं आएगा। सुलेमान फौरन पलटकर देवराज चांद को देखने लगा। क्यों, हमारी आंखों में खराबी है क्या? सुलेमान के माथे पर बल पड़े। उन्हें मैंने इस तरह छिपा रखा है कि वो किसी को भी नहीं मिलेगा। देवराज चांद ने एक एक शब्द चबाकर कहा। मिलना होता तो इंस्पेक्टर को पहले ही मिल गया होता। तोमार सुलेमान की नजरें मिली। ये कोई चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है, सुलेमान ने दांत भींच कर कहा। लगता तो ऐसा ही है। देवराज चांद मुस्कुराया, खुलकर मुस्कुराया। तुम लोगों का दिमाग कितना है ये देख लिया है मैंने। क्यों? तोमा गुर्राया। मैं अकेला, बिना हथियार का, देवराज चांद ने तीखे स्वर में कहा। तुम लोग इतने सारे हथियार के साथ फिर भी मुझसे डर रहे हो कि मैं कुछ करूंगा? मैं कर सकता हूं। सोमा दांत भींचे देवराज चांद को देखता रहा। मैं सिर्फ कॉटेज में जाना चाहता हूं, वहां जहां रुपया है। उसे निकाल कर तुम लोगों के हवाले कर दूंगा। ज्यादा शक है तो कॉटेज को घेर लो। फिर चाहो तो पहले खुद कोशिश कर लो। शायद वहां रुपया मौजूद तुम्हें मिल जाए, जो कि मिलेगा नहीं। सबकी निगाहें देवराज चांद पर थी। डरपोक हो सोमा। देवराज चांद के शब्दों पर ध्यान न देकर सुलेमान बोला। मैं कॉटेज में जाकर रुपया तलाशता हूं। एक कमरे के कॉटेज में रुपया ना मिले ये कैसे हो सकता है? मैं ढूंढ लूंगा। नहीं, मैं वक्त बर्बाद करने के हक में नहीं हूं। तो उसे कॉटेज में ले जा। शरारत करे तो गोली मार देना। हम कॉटेज के बाहर घेरा डाले खड़े हैं। सुलेमान की सुर्ख आंखें देवराज चांद पर जा टिकी। चल, सुलेमान गुर्राया। हाथ नीचे कर लूं? देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। कर ले, लेकिन अपने हाथों पर काबू रखना। सुलेमान ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर राइफल हिलाते हुए कहा। देवराज चांद शांत अंदाज में कॉटेज की तरफ बढ़ा। सुलेमान उसके साथ हो गया। कॉटेज को चारों तरफ से घेर लो, तोमा गला फाड़कर चिल्लाया। अगले ही पल सब आदमी कॉटेज के हर तरफ फैलते चले गए। सोमा राइफल थामे कॉटेज के ठीक सामने जा खड़ा हुआ। देवराज चांद सुलेमान के साथ कॉटेज में प्रवेश कर गया। ये क्या हो रहा है सर? दयाराम ने दूर से ये सब देखा तो उसके होंठों से निकला। दिमाग खराब हो गया है सोमा का।
मोहनलाल ने दांत भींचकर कहा। क्यों सर? सुंदर सिंह ने पूछा। सुरेंद्र पाल मेरे ख्याल से इन लोगों को बेवकूफ बना रहा है। सोमा उससे लाखों रुपया मांग रहा था। जब कॉटेज में सोमा और सुलेमान का उसके साथ भीतर जाना जाहिर करता है कि वो पैसा देने के लिए भीतर ले गया है, जबकि कॉटेज में पैसा नहीं है। हम अच्छी तरह देख चुके हैं। तो इससे सुरेंद्र पाल को क्या फायदा होगा? वो बेवकूफ, यकीनन उसके पास भीतर कोई इंतजाम होगा। बल खाता हुआ मोहनलाल कह उठा। अगर उसकी बात माननी ही थी तो 2-4 आदमी उसके साथ जाते। सोमा सोच रहा होगा कि बाहर से कॉटेज घेर कर उसने तीर मार लिया। सुरेंद्र पाल उसका अब कुछ नहीं कर सकता। ऐसा है तो सोमा को सतर्क कर। अब वक्त नहीं है कुछ करने का, मोहनलाल ने दांत भींचकर कहा। सिर्फ देखो कि बेवकूफ सोमा की ठुकाई कैसे होती है। सोमा को मात देना इतना आसान नहीं है। वो बहुत खतरनाक है सर, दयाराम बोला। तीनों की नजरें कॉटेज पर टिकी थी। कहाँ है रुपया? कॉटेज में पहुंचते ही सुलेमान ने कड़क कर पूछा। देवराज चांद मुस्कुराया। सुलेमान ने फौरन अपने हाथ में थमी राइफल सीधी की। बेवकूफी वाली हरकत मत करो, निकाल रहा हूं रुपया, देवराज चांद ने मुंह बनाकर कहा। राइफल पीछे कर लो, हर तरफ से घिरा हुआ हूं। ऐसे में तुम क्या सोचते हो मैं कुछ करने की कोशिश कर सकता हूं? सुलेमान सख्त निगाहों से उसे घूरता रहा। राइफल नीचे करो, पैसा निकालना है। पैसा निकालने से राइफल का क्या वास्ता है? है, समझ जाओगे। नीचे करो। सुलेमान ने राइफल नीचे की। वो ड्रम देख रहे हो? देवराज चांद ने कॉटेज के कोने में पड़े ड्रम की तरफ इशारा किया। हाँ। सुलेमान की आंखें सिकुड़ी। मेरे साथ आओ। वो भारी है, दो मिलकर ही उसे हिला सकते हैं। देवराज चांद आगे बढ़ा। लेकिन उसे क्यों हटाना है? उसके नीचे वहां लाखों रुपया है। उसके नीचे? सुलेमान की आंखों में शक उभरा। हाँ, देवराज चांद ने उखड़े स्वर में कहा। बार बार सवाल मत पूछो। ड्रम को हटाने में तुम्हारी जान नहीं निकलेगी। उसके भीतर बहुत सामान है, नहीं तो मैं खुद उसे हटा लेता। ड्रम के नीचे गड्ढा है, ड्रम हटने पर ही नजर आएगा। उस गड्ढे में लाखों रुपया पड़ा है। देवराज चांद ड्रम के पास पहुंचकर ठिठका और सुलेमान को देखा। तभी बाहर से सोमा का ऊंचा स्वर उभरा। रुपया मिला सुलेमान? मिल रहा है, सुलेमान ने ऊंचे स्वर में कहा और आगे बढ़ा। देवराज चांद के पास पहुंचकर उसने ड्रम में झांका। ड्रम खाली था। सुलेमान चौंका, परंतु कुछ कर न सका। ज्यों ही सुलेमान ने देखने के लिए गर्दन नीचे की, देवराज चांद ने खास अंदाज में कैरेट उसकी गर्दन पर मारा। कड़ाक। हड्डी टूटते ही बेजान से सुलेमान का शरीर ड्रम पर ही झूल गया। छाती तक हिस्सा ड्रम में लटक गया। देवराज चांद की आंखों में मौत की चमक उभर आई थी। वो तुरंत अपनी जगह से हटा और वहां पहुंचा जहां उसने गनें छिपा रखी थी। उसने चारों गनें निकाली और तने के मोटी दीवारों में तैयार कर रखी झिरी में गनें फंसाता चला गया। सामने की साइड खिड़की में जहां झिरी बनाई हुई थी, देवराज चांद ने हाथ में थमी गन का मुंह उसमें डाला और आंख लगाकर बाहर देखा। सामने सोमा और 4 आदमी फैले हुए थे। बार बार उनकी निगाह कॉटेज के खुले दरवाजे की तरफ जा रही थी। क्या हुआ सुलेमान? उसे सोमा चीखता नजर आया। जल्दी कर। जवाब में देवराज चांद ने गन का मुंह खोल दिया। सोमा के शरीर को तीव्र झटका लगा। वो उछलकर पीछे जा गिरा। देवराज चांद जानता था कि वो बचने वाला नहीं है। फिर देखते ही देखते वहां मौजूद चारों को भी निशाना बना लिया। फायरिंग के साथ ही वहां शोर शराबा गूंज उठा। क्या हुआ? गोलियां कहां से चली? तरह तरह की आवाजें आई। देवराज चांद गन को झिरी में ही फंसा छोड़ फुर्ती से आगे बढ़ा और कॉटेज का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद दौड़कर वो बाईं तरफ वाली गन के पास पहुंचा, जिसे वो पहले ही फंसा चुका था। गन संभाल कर झिरी से बाहर देखा।
वहां कोई आदमी नजर नहीं आया। नहीं, सॉरी, वहां कई आदमी नजर आए। देवराज चांद ने गन का मुंह खोल दिया। उसके बाद तो वही सब होता रहा। जिस तरफ से कॉटेज पर गोलियां चलती, देवराज चांद उसी दिशा में फंसा रखी गन के पास पहुंचता और बाहर जो भी नजर आता, उसे निशाने पर ले लेता। मौत का खेल इसी तरह जारी रहा। लाशों की संख्या बढ़ती रही। सर, दयाराम सकपकाया सा बोला, मुझे तो लगता है हो गया काम। लगता क्या? मोहनलाल पेट खुजलाता कह उठा, पूरा काम हो गया है। बहुत खतरनाक आदमी है सर। सुलेमान को उसने भीतर ही खत्म कर दिया होगा। सोमा भी खत्म हो चुका है। किराए की फीस बारी बारी किराए की फौज बारी बारी निशाना बन रही है। वो देख उन दोनों उल्लू के पट्टों को, मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। वक्त पर समझ आ गया होगा कि लड़ाई करना बुरी बात है। दो चार ही बचे हैं, वो भी अब निपटने जा रहे हैं। सर, दयाराम बोला, ये तो भारी तौर पर उसने खून खराबा किया है। तो आखिर कानून भी कोई चीज है। हम उसे गिरफ्तार। ये काम तू कर। मोहनलाल पलटता हुआ बोला, आप कहाँ जा रहे हैं सर? लंच करने। जल्दी में लंच लेना ही भूल गया था। आज तो सुलक्षणा के यहाँ लंच का बुलावा है। कहते हुए मोहनलाल पलटकर तेज तेज कदमों से वापस बढ़ गया। सर, लंच तो मैंने भी नहीं लिया। दयाराम भी वापस पलटा। सुंदर सिंह ने कॉटेज की तरफ निगाह मारी, फिर गहरी सांस लेकर पलट गया। सर, सुंदर सिंह पास पहुंचता हुआ बोला, ढेर सारी लाशों के बारे में क्या जवाब देंगे? इसे जवाब देना है? बेवकूफों वाली बातें मत किया कर। मोहनलाल ने मुंह बनाकर कहा, एक दो दिन बाद आकर गड्ढा खोदकर डाल देंगे बीच में। इतना खून खराबा करके सुरेंद्र पाल भी यहाँ रुकने वाला नहीं है। हाथ में गन थामे देवराज चाहन कॉटेज का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। आंखों में दरिंदगी, चेहरे पर क्रोध की सुर्खी, हाव भाव में मौत की झलक। वहां सुर्ख हुई पड़ी थी जहां से गोली आर पार हो गई थी। देवराज चाहन की मौत भरी निगाह हर तरफ घूमने लगी। गन तैयार थी। उसकी निगाह को तलाश थी उसकी, जो उसकी घात में कहीं छिपा हो। कॉटेज के आसपास हर जगह देख लिया। लाशें ही लाशें नजर आई, कोई जिंदा नजर नहीं आया। देवराज चाहन ने उस तरफ देखा जहां मोहनलाल, सुंदर सिंह और दयाराम थे, परंतु अब वहां कोई भी नजर नहीं आया। हर तरफ मौत में डूबी शांति थी, चैन था, परंतु उनके चेहरे पर मौजूद परंतु उसके चेहरे पर मौजूद खतरनाक तनाव अभी भी स्पष्ट नजर आ रहा था। सारे हालात उसके सामने थे। स्पष्ट था कि ऐसे में ज्यादा देर यहां रुकना अब ठीक नहीं था। फिर कुछ हो सकता था। वो औरत उसे मिल चुकी थी जिसकी हथेली पर तिल था, जिसने उसे धनराज तक ले जाना था। उस औरत ने कल सुबह दिन की रोशनी निकलने से पहले मिलना था। तब तक के लिए आज का दिन और आने वाली रात बितानी थी। इतना वक्त वो कहीं भी बिता सकता था। अगला दृश्य। देवराज चौहान हैंडपंप के नीचे आराम से नहाया। गन पास ही रखी थी। उसके बाद कॉटेज में पड़े बैग में से दूसरे कपड़े निकालकर पहने। बैग से रिवॉल्वर निकालकर जेब में डाली, फिर बैग को पीठ पर लटकाया और कॉटेज से निकलकर जंगल की तरफ बढ़ता चला गया। सूरज अभी भी सिर पर था। आधी रात के बाद तक देवराज चौहान वहां पहुंच गया था जहां उस औरत ने मिलना था। बैग अभी भी कंधे पर था, परंतु अब उसमें कपड़े या अन्य सामान की जगह नोटों की गड्डियां थी। जहां पर उसने रुपया छुपाया था, रात के शुरुआती पहर में ही वहां से निकाल लिया था। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था। देवराज चौहान की सतर्क निगाह हर तरफ सावधानी से अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही थी। यहाँ किसी पर भी विश्वास करना मौत को बुलाना था। वो अनजान औरत मन में बेईमानी लिए कुछ भी कर सकती थी। यहाँ कौन क्या कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता था। उस वक्त 3:30-4 का समय रहा होगा। चांद बादलों की ओट में छिप गया। बादलों की वजह से कहीं कहीं तारे चमकते नजर आ रहे थे। गहरा अंधेरा सा छा गया था।
जब वो नजर आई, उसके चलने और आकार प्रकार से स्पष्ट लग रहा था कि वो औरत है। कुछ आगे आकर वो ठिठकी और इधर उधर देखने लगी। देवराज चाहन की नजरें उस पर ही थी। कुछ मिनट बीत गए। स्पष्ट लग रहा था कि वो किसी का, यानी कि उसी का इंतजार कर रही थी। देवराज चाहन को जब लगा कि वो अकेली ही है तो वो आगे बढ़ा, उसके पास पहुंचा। औरत की निगाह उस पर टिक चुकी थी। पास पहुंचकर देवराज चाहन ने रिवॉल्वर निकाली और उसकी कमर से लगा दी। उसकी इस हरकत पर औरत ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। तुमने अकेली आने को कहा था, फिर दूसरों को क्यों साथ लाई? देवराज चाहन ने उसी अंदाज में कहा। मैं अकेली हूं। अगर किसी को देखा है तो मेरा उसके साथ कोई वास्ता नहीं। दो पलों तक उनके बीच चुप्पी रही। मैं तुम्हारी तलाशी लेना चाहता हूं। ले लो। देवराज चाहन ने तलाशी ली, परंतु कोई हथियार न मिला। सामान के नाम पर उसके पास कपड़ों की बंधी पोटली थी। देवराज चाहन ने रिवॉल्वर उसकी कमर से हटाकर जेब में डाला। ज्यादा देर यहां ठहरना ठीक नहीं है, औरत बोली। चलो, कहते हुए वो आगे बढ़ गई। देवराज चाहन उसके साथ हो गया। केशवपुरम में आकर तुम जिन हालातों में घिर गए हो, उसे मद्देनजर रखते हुए हर किसी पर शक करना लाजमी है, वो बोली। मैंने तुम्हारी हरकत का बुरा नहीं माना। देवराज चाहन कुछ नहीं बोला। कल तुमने बहुत खून खराबा किया। तुम्हें कैसे मालूम? केशवपुरम में हर खबर हवा की तरह फैल जाती है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। चलते चलते देवराज चाहन ने सिर हिलाया। अगर मैं उन लोगों को ना मारता तो वो मुझे मार देते। पूरी तैयारी के साथ आए थे। इन सब बातों का कारण दलेर सिंह है। देवराज चाहन बोला। क्यों? उसी ने कहा था कि यहां मुझे मशहूर होना है, तभी तुम मिलोगी। मशहूर होने के लिए मैंने जो किया उसी के नतीजे में मेरी जान पर बनाई थी। दलेर के पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। मैं तुम्हें पहचानती कैसे? देवराज चाहन ने कुछ नहीं कहा। कल से ही केशवपुरम तुम्हारी चर्चा से भरा पड़ा है। हर किसी की जुबान पर तुम्हारा नाम है। कुछ लोग सोमा के मरने को अच्छा मान रहे हैं। उसने बहुत बदमाशी मचा रखी थी यहाँ। जाना कहाँ है? देवराज चांद ने उसकी बात काटकर पूछा। कुछ देर खामोश रहो, फिर बात करना। दोनों आगे बढ़ते रहे। तुम्हारा नाम क्या है? देवराज चांद ने पूछा। सूर्यमुखी, औरत ने जवाब दिया। दलेर सिंह से तुम्हारा क्या वास्ता है? वो मेरा पति है। पति? देवराज चांद के होठों से निकला। हैरानी की क्या बात है? क्या वो मेरा पति नहीं हो सकता? हो सकता है। अचानक सुना तो अजीब सा लगा, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं सोचा था। वो दोनों पेड़ों और चट्टानों के बीच में से गुजरते जा रहे थे। अंधेरे में भी सूर्यमुखी इस तरह चल रही थी जैसे दिन की रोशनी हो, और सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा हो। स्पष्ट था कि इन रास्तों पर से वो इतनी बार गुजर चुकी है कि यहाँ उसे आंखें खोलकर चलने की भी जरूरत महसूस नहीं होती। एकाएक देवराज चाहन के कदमों की रफ्तार कम होने लगी, परंतु सूर्यमुखी उसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। देवराज चाहन की निगाह उस साय पर थी जिसके पास सूर्यमुखी पहुंच चुकी थी। देवराज चाहन अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मन ही मन सतर्क था। सूर्यमुखी पलटकर उससे बोली, आ जाओ। देवराज चाहन पास पहुंचकर ठिठका। अंधेरे में उस शख्सियत को देखा, जो कि मर्द न होकर औरत लग रही थी, शायद युवती। स्पष्ट तौर पर इस मामले में फैसला करना अंधेरे में आसान नहीं था। 6 लाख कहाँ है? सूर्यमुखी ने पूछा। ये कौन है? देवराज चांद ने आसपास देखते हुए बोला। ये तुम्हें धनराज तक ले जाएगी, सूर्यमुखी ने कहा। ये? हाँ, मेरी बेटी है। नयन तारा नाम है इसका। अगले 2 दिन तक ये तुम्हारे साथ रहेगी।
2 दिन के सफर के बाद तुम धनराज के पास पहुंच जाओगे। लेकिन तुम साथ क्यों नहीं चल रही? ज्यादा सवाल मत पूछो सुरेंद्र पाल। जो कहा जा रहा है वही करो, वही सुनो। तभी तुम धनराज तक पहुंच सकोगे। ऐसा कोई काम ना करो जिससे वक्त खराब हो। सूर्यमुखी का स्वर समझाने वाला भी था और सख्त भी। अब यहां से आगे कदम तभी बढ़ेगा जब 6 लाख मुझे मिलेंगे। 6 लाख तो धनराज के पास पहुंचने पर देना है। समझो पहुंच गए। निश्चिंत रहो। मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही। अपनी बेटी तुम्हारे साथ कर रही हूं। लेकिन पैसा यहीं पर लेना मैं ठीक समझती हूँ। जितना सोचोगे वक्त बर्बाद करोगे। देवराज चौहान महसूस कर रहा था कि सूर्यमुखी की बात मानने के अलावा इस वक्त उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर वो रुपया देने से इनकार करता है तो वो उसे धनराज तक नहीं ले जाएगी। और ये ऐसा मामला है कि इसमें जोर जबरदस्ती नहीं चलने वाली। अगर तुम किसी तरह का धोखा देने की सोच, हम पर विश्वास करो। सूर्यमुखी कह उठी। हमारी तरफ से तुम्हारे साथ कहीं भी धोखा नहीं होगा। देवराज चौहान ने कंधे पर लटका बैग उतारा और सूर्यमुखी की तरफ बढ़ा दिया। इसमें 6 लाख रुपया है। सूर्यमुखी ने बैग पास कर नीचे रखा, उसकी जिप खोली। परंतु अंधेरी की वजह से उसके भीतर का कुछ भी नजर नहीं आया तो उसने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। उसका मतलब समझकर देवराज चौहान ने सिगरेट निकालकर होठों से लगाई और उसे सुलगाया। पल भर की तीव्र रोशनी में बैग में पड़ी नोटों की गड्डियां चमकी। देवराज चौहान ने कश लिया। सूर्यमुखी बैग की जिप बंद करती हुई बोली, 6 लाख से कम हुए तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। 50,000 ज्यादा है। मेरे पास रखने की जगह नहीं है, इसलिए बीच में डाल दिया। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। दोबारा मुलाकात हो तो वापस लौटा देना। 6 लाख से जो भी ऊपर होगा तुम्हें मिल जाएगा। एक बात और ध्यान रखना। क्या? 2 दिन मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहेगी, जंगली सुनसान इलाके में। कहीं खुद को बहादुर समझते हुए मेरी बेटी के कपड़े उतारने की कोशिश मत करना। ऐसा कुछ सोचना भी मत, वरना इन्हीं नोटों पर तुम्हारी चिता सजाकर तुम्हें आग लगा दूंगी। सूर्यमुखी का स्वर क्रूर हो उठा था। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर शांत स्वर में कहा, भाई बहनों की इज्जत की रखवाले होते हैं। इसे ठीक ठाक तुम तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे खुशी है कि मेरे पति ने तुम्हें इंसान के रूप में ठीक तरह पहचाना। नयनतारा? हाँ माँ। ले जा इसे, मैं तुमसे पहले वहां पहुंच जाऊंगी। कहते हुए उसने गठरी नयनतारा को थमाई। इसमें रास्ते की जरूरत का सामान है, संभाल कर रखना। नयनतारा ने गठरी संभाल ली। सूर्यमुखी ने बैग को वैसे ही कंधे पर लटका लिया जैसे देवराज चौहान ने लटकाया हुआ था। तुम भी वहीं जा रही हो जहां हम जा रहे हैं? एकाएक देवराज चौहान ने पूछा। हाँ। तो हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मेरा वहां जल्दी पहुंचना जरूरी है, इसलिए मैं छोटे रास्ते से जाऊंगी। जो छोटे रास्ते से हम भी नहीं, नयनतारा ने टोका। तुम्हारा छोटे रास्ते से जाना ठीक नहीं है, जिंदा नहीं बचोगे। वो रास्ता सिर्फ हम लोगों के लिए है। तुम जाओ माँ। देवराज चौहान के देखते ही देखते सूर्यमुखी कंधे पर बैग लटकाए अंधेरे में गुम होती चली गई। आओ। देवराज चौहान नयनतारा के साथ आगे बढ़ गया। नयनतारा भी अपनी मां की तरह ही अभ्यस्त कदमों से आगे बढ़ती जा रही थी। 2 कदम पीछे रहकर देवराज चौहान चल रहा था। धनराज यहां इतनी दूर कैसे पहुंच गया? देवराज चौहान ने पूछा। मुझसे वही सवाल पूछो जिसका मुझसे वास्ता हो। आगे चल रही नयनतारा ने शांत स्वर में कहा। अच्छी बात है। ये बता दो कि जहां धनराज है उस जगह का नाम क्या है? वहां लोगों की बस्ती है और उस जगह को बस्ती ही कहा जाता है। नयनतारा ने जवाब दिया। धनराज अकेला है या उसके साथ कोई और भी है?
कोई और? कोई लड़की? अकेला है वो? छिपा क्यों हुआ है? वो बहुत घायल है, लेकिन हिम्मत वाला है। कोई और होता तो अब तक मर गया होता। जितना इलाज हम कर सकते थे हमने कर दिया। बस्ती के वैद्य से वो इलाज नहीं करवाना चाहता। वो नहीं चाहता कि उसकी मौजूदगी को कोई जाने। क्यों? कुछ लोग उसकी तलाश में हैं। कह नहीं सकती, शायद उसकी जान लेने के लिए। वो डरा हुआ है। जो लोग धनराज की तलाश में हैं वो बस्ती में ही रुके हुए हैं। शायद उन्हें पूरा विश्वास है कि धनराज बस्ती में ही कहीं है। धनराज की ताक में इधर उधर भटकते रहते हैं। उनसे हमें भी खतरा हो सकता है। वो खतरनाक लगते हैं। नयनतारा की आवाज में चिंता उभर आई थी। वो लोग उसके पीछे क्यों हैं? मैं कुछ नहीं जानती। देवराज चौहान सोच रहा था कि सोनिया उसके साथ नहीं है तो कहाँ है वो, और धनराज उस हालत में क्यों छिपा पड़ा है। उसके पीछे कौन लोग हैं? उससे क्या चाहते हैं? इन सवालों का जवाब धनराज ही दे सकता था, जिसके पास पहुंचने में अभी 2 दिन लगने थे। अगला दृश्य। दिन निकलने के पश्चात सूरज भी निकल आया था। देवराज चौहान नयनतारा के साथ आगे बढ़ता रहा। नयनतारा कभी 2 कदम आगे चलने लगती तो कभी उसके बराबर। पोटली हाथ में पकड़ रखी थी। घना जंगल शुरू हो चुका था। कई जगह बहुत रास्ते खराब थे। जरूरत पड़ने पर नयनतारा उसे बता देती और खराब रास्तों से बचते बचाते वो आगे बढ़ रही थी। एक जगह पर उबलती दलदल स्पष्ट दिखाई दी। वो दलदल से बचकर निकले। ये दलदल अजीब है, नयनतारा ने बताया। सूरज की रोशनी के साथ इसका असर बढ़ता है। ये सूरज निकलते ही उबलनी शुरू हो जाती है। दोपहर तक तो इस दलदल का ये आलम हो जाता है जैसे किसी भट्टी पर रखा पानी उबल रहा हो। फिर ज्यों ज्यों सूरज ढलता है इसका उबलना कम होता चला जाता है। सूरज के छिपते ही दलदल इस तरह शांत हो जाती है जैसे गीली जमीन हो, और अगले दिन सुबह इसका उबलना फिर शुरू हो जाता है। कोई भी अनजान व्यक्ति उस वक्त जब सूरज ना निकला हो धोखे में आकर अपनी जान गंवा सकता है। मैंने ऐसी दलदल के बारे में कभी नहीं सुना। चलते चलते घने जंगलों में नजरें दौड़ाता देवराज चौहान बोला। ये धरती कई अजीब करिश्मों से भरी पड़ी है, नयनतारा कह उठी। कई बार सरकारी आदमी यहाँ की छानबीन करने आए, परंतु यहाँ के बारे में ठीक जानकारी ना होने की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। उन्हें यहाँ का कोई लोकल व्यक्ति साथ रखना चाहिए था, देवराज चौहान ने कहा। जंगल में कितने खतरे हैं उनके बारे में हर किसी को जानकारी नहीं है। तुम्हें है? हाँ, बापू ने मुझे जंगल के जर्रे जर्रे के बारे में बता रखा है। ये जंगल मेरे लिए ऐसा है जैसे घर का कमरा हो। मैं कभी भी धोखा नहीं खा सकती। हम जा कहाँ रहे हैं? बस्ती। बस्ती है कहाँ? कहाँ पड़ती है? इस बारे में नयनतारा खामोश हो गई। कोई जवाब नहीं दिया। देवराज चांद समझ गया कि वो नहीं बताएगी, इसलिए दोबारा पूछा भी नहीं। करीब 11 बजे उन्होंने रुक कर खाना खाया। पोटली में चपातियां और सब्जी थी। देवराज चांद ने खाया, उसके बाद फिर उनका आगे बढ़ना जारी हो गया। अब पेड़ों से सावधान रहना, खास तौर से ऐसे पेड़ों से जो बहुत ज्यादा फैले हों। यहाँ नरभक्षी पेड़ हैं। एक बार किसी को अपनी गिरफ्त में ले लें तो फिर शरीर का सारा खून चूसने के बाद ही छोड़ते हैं। अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे 3 कदम पीछे रहकर उसी जगह से गुजरो जहां से मैं निकलूं। देवराज चांद ने ऐसा ही किया। दोपहर 2 बजे के बाद जब सूरज पूरी तरह सिर पर था, सूरज की रोशनी बहुत कम नीचे आ रही थी पेड़ों के बीच में से गुजरकर। तब घने पेड़ के नीचे एक साधु बैठा दिखाई दिया, जिसके सिर पर लंबे लंबे बाल कंधे से नीचे झूल रहे थे, जिसकी दाढ़ी छाती तक आ रही थी, माथे पर तिलक लगा रखा था। ऊपरी हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था। गले में कई तरह की मालाएं पहनी हुई थी। पास ही में पानी के 2 बर्तन रखे हुए थे। ये साधु बाबा हैं, नयनतारा ने कहा। साधु बाबा?
देवराज चांद की निगाह साधु बाबा पर जा टिकी। हाँ, बचपन से ही इन्हें जंगल में देख रही हूँ। जब देखा तब भी ऐसे ही थे और आज भी वैसे ही नजर आते हैं। यहीं रहते हैं। अजीब बात है। क्यों? ऐसे जंगल में इंसान खाना पीना कहाँ से पाएगा? यहाँ से कुछ दूर छोटी सी नदी बहती है। साधु बाबा पानी वहां से लाते हैं। और खाना? सुना है बाबा कई कई दिन बिना खाने के रह लेते हैं। वैसे बस्ती के किसी इंसान को इस तरफ आना होता है तो वो साधु बाबा के खाने का सामान भी लेकर चलता है। क्यों? साधु बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए। आशीर्वाद के रूप में बाबा चम्मच भर पानी हाथ में देते हैं। बस्ती में ऐसा माना जाता है कि साधु बाबा के आशीर्वाद से इंसान की जिंदगी चैन से बीतती है। देवराज चौहान ने खास तवज्जो नहीं दी नयनतारा की बातों पर। हर जगह की अपनी मान्यता होती है। बस्ती के लोग साधु बाबा को मानते होंगे। बाबा बहुत गुस्से वाले हैं। इन्हें किसी बात पर क्रोध मत दिलाना, नहीं तो श्राप दे देंगे। नयनतारा की बात पर देवराज चौहान मन ही मन मुस्कुराया। नयनतारा देवराज चौहान को लेकर साधु बाबा के पास पहुंची और झुककर चरणों को छुआ। साधु बाबा ने शांत निगाहों से देवराज चौहान को देखा। चरण छुओ? नयनतारा कान में फुसफुसाने वाले अंदाज में बोली। क्या? देवर दो पलों के लिए देवराज चौहान को कुछ समझ नहीं आया। पैरों को हाथ लगाओ, कामयाबी मिलेगी। ना चाहते हुए भी नयनतारा की बात मानते हुए देवराज चौहान ने चरणों को छुआ। ये अजनबी कौन है? साधु बाबा ने अजीब सी भारी स्वर में पूछा। हमारा मेहमान है बाबा। बस्ती ले जा रही हो इसे? साधु बाबा की निगाह अभी भी देवराज चौहान पर थी। हाँ बाबा, कहते हुए नयनतारा ने कंधे पर लटका रखी पोटली नीचे रखी और उसमें से खाने का डिब्बा निकालकर साधु बाबा के सामने रखती हुई बोली। खाना खाओ बाबा और हमें आशीर्वाद दो। साधु बाबा ने बिना कुछ कहे एक बर्तन उठाया तो नयनतारा ने हाथ आगे कर दिया। बाबा ने उसके हाथ पर पानी डाला तो श्रद्धा भाव से वो हथेली होंठों से लगाकर पानी पी गई। साधु बाबा ने बर्तन रख दिया। बाबा, इस अजनबी को भी आशीर्वाद दो। नयनतारा कह उठी। साधु बाबा ने बिना कुछ कहे दूसरा बर्तन उठाया जिसमें थोड़ा सा पानी था। हाथ आगे करो, नयनतारा ने जल्दी से देवराज चौहान से कहा। देवराज चौहान ने पहले वाले पानी के बर्तन को देखा, फिर दूसरे को। जिस बर्तन से तुम्हें पानी दिया है मुझे उस बर्तन से क्यों नहीं दे रहे? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। साधु बाबा ऐसे ही करते हैं। एक बार एक बर्तन से आशीर्वाद का पानी देते हैं, दूसरे को फिर दूसरे से देते हैं। हमारे बाद जो यहां से गुजरेगा उसे फिर पहले से देंगे। गोरख धंधा देवराज चौहान की समझ में नहीं आया। होंगे यहाँ के रीति रिवाज। उसने पानी के लिए हाथ आगे कर दिया। साधु बाबा ने उसके हाथ पर पानी डाला। नयनतारा की भांति वो भी पानी पी गया। साधु बाबा ने पानी रखा। साधु बाबा ने बर्तन रखा और घनी दाढ़ी के बीच उसके होंठ मुस्कान लिए फैल गए। अगले ही पल देवराज चौहान को जोरों का चक्कर आया। उसने संभलना चाहा परंतु संभल ना पाया। घुटने मुड़े। नीचे गिरते हुए मस्तिष्क में सिर्फ यही आया कि नयनतारा ने बेहद खूबसूरती के साथ उसे बेवकूफ बनाया। जिस सादगी के साथ वो बातें कर रही थी, कोई भी उसकी बातों में फंस सकता था। उसके बेहोश होते ही साधु बाबा उछलकर खड़ा हुआ और सिर के बाल दाढ़ी को अलग किया। अब उसका पूरा रूप ही बदल गया था। वो दलेर सिंह था। कैसी रही बापू? नयनतारा खुश होती हुई बोली। इसे मेरी हरकतों पर जरा भी शक नहीं हुआ। बहुत बढ़िया बेटी। दलेर सिंह मुस्कुराकर असली स्वर में बोला। बहुत खतरनाक आदमी है ये। मैं तो सोच रहा था कि शायद ही तुम इसे संभाल पाओ। ये तो मामूली सा काम था बापू। तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपनी बेटी पर विश्वास किया करो। ठीक है ठीक है। कहने के साथ ही दलेर सिंह पेड़ के पीछे रखी कमीज उठाकर पहनने लगा। घोड़ा गाड़ी कहाँ है? नयनतारा ने पूछा। उस तरफ। तुम इसका ध्यान रखो, मैं लेकर आता हूं। दलेर सिंह कमीज के बटन बंद करता हुआ बोला। मैंने 6 लाख रुपए दे दिए तेरी माँ को?
हाँ, कह रहा था कुछ ज्यादा है, बाकी का वापस दे देना है। नयनतारा बेहोश देवराज चांद को देखती हुई बोली। दे देंगे। मैं आया घोड़ा गाड़ी लेकर। अगला दृश्य। देवराज चांद की आंख खुली, खुद को चारपाई पर लेटे पाया। वो छोटा सा कमरा था। कमरे में लालटेन रोशन थी, जिसके माध्यम से प्रकाश में सब कुछ नजर आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे नींद से उठा हो। फौरन उसे ध्यान आया कि कैसे साधु बाबा ने पानी दिया, जिसे पीते ही वो बेहोश हो गया था। आंख खुलते ही सबसे पहले उसकी निगाह दलेर सिंह की पत्नी सूर्यमुखी पर पड़ी, जो पास ही में रखी कुर्सी पर बैठी थी। फिर दलेर सिंह को देखा, जो दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा उसे देख रहा था। दलेर सिंह पर नजर पड़ते ही वो उठ बैठा। होठों पर मुस्कान उभरी। कैसी तबीयत है? सूर्यमुखी ने पूछा। जवाब में देवराज चांद ने सिर हिलाया, फिर दलेर सिंह से कह उठा। तुमने दूसरी बार मुझे धोखे से बेहोश किया। जरूरी था। दलेर सिंह की आवाज में गंभीरता थी। क्यों? मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले बस्ती में कोई नया आया है। इस बात का फैसला मेरे, तुम्हारे और धनराज किसी के भी हक में ठीक नहीं है। तुम शुरू से ही मेरे सामने पहेली बनने की कोशिश कर रहे हो। देवराज चांद ने उसे देखा। मैं पहेली नहीं बन रहा, सावधानी इस्तेमाल कर रहा हूं। दलेर सिंह का स्वर गंभीर ही था। मैं तुम्हें घोड़ा गाड़ी में छिपाकर यहां तक लाया हूं। अगर तुम होश में होते तो शायद इस तरह छिपकर आने की मेरी बात ना मानते। मानते भी तो शायद किसी की निगाहों में आ जाते। तुम तो यहाँ मुझे धनराज के पास लाए हो। हाँ। तो फिर सावधानी वाली गुंजाइश की बात ही कहां से आ गई? देवराज चांद के माथे पर बल पड़े। तुम चाय बनाओ, खाने का इंतजाम करो। दलेर सिंह ने सूर्यमुखी से कहा। तो वो उठकर आगे बढ़ी। दरवाजा खोला। दूसरा कमरा नजर आया, जहां लाइट ऑन थी, परंतु यहां लालटेन ही थी। बाहर निकलकर सूर्यमुखी ने दरवाजा बंद कर दिया। देवराज चांद ने दलेर सिंह को देखा। मैं तुम्हें अब सारी बात बताता हूं। दलेर सिंह ने बीड़ी सुलगा ली। ये बस्ती ऐसी जगह है जहां किसी नए आदमी का पहुंच पाना आसान काम नहीं है। लेकिन धनराज यहां पहुंचा। जाने कैसे, किस तरह यहां आ गया। तब वो बहुत ज्यादा घायल था। इस कदर जख्मी था कि स्पष्ट नजर आ रहा था कि किसी भी वक्त मर जाएगा। मैंने उसे अपने घर में रखा। उसकी हालत ही ऐसी थी कि अनजान होते हुए भी मैं उसे मरने के लिए छोड़ नहीं सकता था। उसका इलाज कराने के लिए बस्ती के वैद्य को बुलाना चाहा तो उसने मना कर दिया। मैंने बहुत कहा, लेकिन वो नहीं माना। मेरे से जो हो सकता था मैंने किया। जितना इलाज हो सकता था किया। अगले ही दिन मेरी समझ में आ गया कि क्यों वो किसी को अपनी मौजूदगी का पता नहीं लगने देना चाहता। 3 खतरनाक लोग उसे ढूंढते हुए बस्ती में आए। पूछताछ करने लगे कि कौन कौन सा नया आदमी बस्ती में आया है। अब किसी को मालूम होता तो उन्हें यह बताता। देवराज चांद उसका एक एक शब्द ध्यान से सुन रहा था। उन लोगों को धनराज के बारे में बताने का सवाल ही नहीं था। वापस आकर मैंने धनराज से ये बात कही तो वो भयभीत नजर आने लगा। उसने मुझसे वायदा किया कि मैं उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन मेरे पूछने पर भी उसने नहीं बताया कि बात क्या है। और 3 खतरनाक आदमी बस्ती में धनराज को ढूंढते रहे। आज भी ढूंढ रहे हैं। यहीं टिके हुए हैं, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि धनराज बस्ती में ही कहीं छिपा हुआ है। बस्ती के ही कुछ बदमाश लोग भी उन्होंने पैसे देकर धनराज की तलाश पर लगा रखे हैं। 15-17 दिन हो गए हैं, वो बस्ती से जाने का नाम नहीं ले रहे। देवराज चांद की निगाह दलेर सिंह पर ही थी। धनराज का ख्याल था कि उसके पीछे लगे लोग चले जाएंगे तो वो अपना रास्ता लेगा, परंतु वो मेरे पास एक तरह से कैद होकर रह गया है। और धनराज यहाँ अकेला आया था? देवराज चांद ने टोका। हाँ, अकेला ही था। खैर, मेरी दवा दारू ने उसे बहुत हद तक ठीक कर दिया है। पूरी तरह से तो मैं उसे ठीक नहीं कर सका। दलेर सिंह का गंभीर स्वर सोच में डूबा था। जब धनराज ने देखा कि हालात ठीक नहीं हो रहे, वो लोग उसकी तलाश में हैं और उनका जाने का इरादा नहीं है, तो उसे सहायता की जरूरत महसूस हुई। उन लोगों की खबरें मैं धनराज को देता रहता था और उससे मैं अक्सर पूछता रहता था कि बात क्या है।
एक दिन धनराज के मुंह से निकला कि उसने किसी लड़की का अपहरण किया, परंतु उसके साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी हुई। अगर जल्दी ही मामला संभाला ना गया तो उसकी और लड़की की जान जा सकती है। बात तो मेरी समझ में आई, लेकिन मामला नहीं समझ सका। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। धनराज ने मुझसे कहा कि मुंबई जाकर उसकी माशूका उसी शीतल खन्ना को सब कुछ कहूं कि मैं मुसीबत में हूं, और उसके द्वारा किसी बढ़िया बंदे का इंतजाम करके यहां ले आऊं जो इन बदमाशों से निपट सके। लेकिन मुंबई जाने तक मैं उसकी इतनी बड़ी सेवा नहीं कर सकता था। उस वक्त उसके पास लाख रुपया था। 500 के नोटों वाली 2 गड्डियां उसने इस काम के बदले मेरे सामने रख दी। 1 लाख तो क्या, अगर वो 25,000 भी देता तो मैं इनकार न करता। इतनी बड़ी रकम हम लोगों को एक साथ देखने भी कहाँ मिलती है। मैं मुंबई पहुंच गया, शीतल खन्ना के पास, उसके घर, धनराज के बताए पते पर। परंतु भीतर नहीं जा सका, क्योंकि उस वक्त भीतर युवती, जो कि शीतल खन्ना ही थी, उसकी और मर्द की आवाज, जो कि बाद में पता चला कि जगदीश लाल था, बातें कर रहे थे। और बातें धनराज को लेकर थी। उनकी बातें सुनकर नक्शा मेरे सामने आया कि धनराज जिन पर विश्वास कर रहा है वही उसे खाने की तैयारी कर रहे हैं। आखिरकार मैंने खुद ऐसे किसी इंसान को तलाश करने की सोची जो धनराज को उन बदमाशों से बचा सके। आखिर उससे लाख रुपए लिए थे, उसका काम करके लाख रुपए की कीमत तो उसे लौटानी ही थी। दलेर सिंह रुका, बीड़ी सुलगाई, कश लिया। तो तुमने मुझे ढूंढ लिया? देवराज चौहान बोला। हाँ, तुम्हें ढूंढ लिया। दरअसल 1 डेढ़ दिन में ही मैंने जान लिया कि कुछ लोगों को धनराज की तलाश है। सोचा शायद उनमें से कोई धनराज के काम आ सके। मैंने उन्हें टटोला, किसी बहाने काले लाल से और वरदान से भी मिला। उनसे मिलकर मुझे लगा कि वह धनराज की सहायता की अपेक्षा उसका बुरा ही करेंगे। लेकिन तुम्हारे बारे में लगा कि तुम भला करो या ना करो, लेकिन बुरा नहीं करोगे, इसलिए तुम्हें साथ ले आया। 6 लाख झाड़कर? जवाब में दलेर सिंह ने दांत फाड़ दिए। वो तो बहती गंगा में जरा सा हाथ धो लिया। जरा सा नहीं, देवराज चौहान मुस्कुराया, कुछ ज्यादा ही धो लिया। तुम्हारे दिए पैसों से जिंदगी भर के दुख दर्द दूर। छोड़ो इस बात को। देवराज चौहान ने कश लिया। धनराज है कहाँ? अभी तक तो ठीक ही है वो। तभी सूर्यमुखी दरवाजा खोल कर आई। हाथ में पुरानी सी ट्रे थी जिसमें चाय और खाने का सामान रखा हुआ था। खाली कुर्सी पर ट्रे रखकर जाने लगी तो दलेर सिंह ने टोका। तारा आई? नहीं। तक तो उसे आ जाना चाहिए था, दलेर सिंह ने सोच भरे स्वर में कहा। दलेर सिंह के सिर हिलाने पर सूर्यमुखी बाहर निकली और दरवाजा बंद कर दिया। कहाँ है धनराज? धनराज को ज्यादा देर घर में रखना ठीक नहीं था, दलेर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। वो लोग अगर धनराज को हमारे घर में बरामद कर लेते तो गुस्से में हमें भी मार सकते थे। इसलिए एक रात मौका पाकर उसे घोड़ा गाड़ी में बिठाकर बस्ती से दूर पुराने खंडरों में छोड़ आया। अब रात को जाकर उसके घावों पर दवा लगा देता हूँ और खाने को दे आता हूँ, ताकि उसका काम चलता रहे। मुझे उसके पास ले चलो, देवराज चौहान ने कहा। चलते हैं, पहले तारा बेटी को आने दो। चाय लो, ठंडी हो रही है, दलेर सिंह ने सोच भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने चाय का प्याला उठाया और घूंट भरते हुए बोला, वो लोग कहाँ हैं जो धनराज के पीछे हैं? इसी बस्ती में ठहरे हुए हैं तीनों। उनका ठिकाना भी बताऊंगा, पहले धनराज से मिल लो। कहते हुए दलेर सिंह ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि तुमने धनराज को नुकसान ना पहुंचाने का वादा किया है। अगर वादा खिलाफी की तो तुम इस बस्ती से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। तुम लाख बहादुरी सही, लेकिन इसे केशवपुरम मत समझना, जहां तुम अपने झंडे गाड़ कर आए हो। बस्ती में जब किसी के खिलाफ मौत का नगाड़ा बजता है तो उसे जंगली शिकार की तरह घेर कर मारा जाता है। और बस्ती में मैं हैसियत रखता हूं। मेरी धनराज से कोई दुश्मनी नहीं है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। और दोस्ती भी नहीं है।
मुझे उससे सिर्फ उस लड़की के बारे में जानना है कि वो कहाँ है। अगर बात यहीं तक है तो फिर सब ठीक रहेगा, देवराज दिलेर सिंह ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। तभी दरवाजा खोलकर नयनतारा ने भीतर प्रवेश किया। कैसा है वो? उसे देखते ही दलेर सिंह ने पूछा। ठीक है बापू, नयनतारा देवराज चांद से नजरें चुराती हुई बोली। लेकिन उसे वैद्य की सख्त जरूरत है, नहीं तो हो सकता है वो ज्यादा देर जिंदा ना बचे। दलेर सिंह गंभीरता से सिर हिलाकर रह गया। मैं, नयनतारा देवराज चांद से कह उठी, आपसे माफी मांगना चाहती हूँ कि धोखे से आपको बेहोश। कोई बात नहीं, देवराज चांद ने बात खत्म करने वाले लहजे में कहा। बापू, मैं आराम। हाँ कर ले, दलेर सिंह बोला। बाहर की कोई खबर? वो लोग अभी भी धनराज की तलाश में हैं, लेकिन अब उनमें वो उत्साह नहीं रहा जो पहले था। कुछ सुना? शायद वो लोग बस्ती छोड़कर जाने की सोच रहे हो। ऐसा तो कुछ सुनने को नहीं मिला। इस बारे में ज्यादा किसी से पूछना मैंने ठीक नहीं समझा, नयनतारा बोली। ठीक है ठीक है। अगला दृश्य। रात का गहरा अंधेरा छाया हुआ था। ठंडी हवा के कारण मौसम खुशनुमा सा लग रहा था। घने जंगल के बीच इस खंडर के कुछ हिस्से चंद्रमा की रोशनी में चमक रहे थे। वो खंडर कभी राजा महाराजाओं के महल रहे होंगे, परंतु अब वो टूट फूट कर मात्र खड़ी खड़ी ऊंची दीवारें ही बची थी। कहीं कहीं टूटी फूटी छत थी। खंडर का भूगोल टूट फूट कर भूल भुलैया जैसा हो चुका था। रात के इस वक्त खंडर की ऊंची ऊंची दीवारें किसी साए की तरह लग रही थी। चंद्रमा की रोशनी में उन दीवारों की परछाइयां स्पष्ट नजर आ रही थी। आधी रात के वक्त देवराज चाहन को लेकर दलेर सिंह इन्हीं खंडरों में पहुंचा था। बस्ती से यहां तक पैदल ही आने में उन्हें आधा घंटा लगा था। इन खंडरों में छिपा है धनराज, दलेर सिंह ने कहा। मेरे ख्याल में छिपने के लिहाज से ये इतनी सुरक्षित जगह नहीं है, देवराज चाहन ने कहा। हाँ ज्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन यहाँ इसके अलावा अच्छी जगह और कोई भी नहीं है। यहाँ तो अच्छा हुआ कि किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि धनराज बस्ती से दूर इन खंडरों में हो सकता है। आओ, इस तरफ से आओ, मेरा हाथ पकड़ लो। रास्ते में कई जगह अंधेरा है, गड्ढे भी हैं, तुम देख नहीं पाओगे। कहने के साथ ही दलेर सिंह ने देवराज चांद का हाथ पकड़ा और खंडर के ऐसे हिस्से में प्रवेश कर गया जो अंधेरे से भरा था। दोनों संभल कर सावधानी से आगे बढ़ते रहे। रास्ता वाकई खराब था। जाने कैसे कैसे रास्तों से गुजरकर वो दोनों ऐसी जगह पर पहुंचे जिसे एक छोटी सी कोठरी कहा जा सकता था। उसकी दीवारें थी, छत थी, परंतु दरवाजा नहीं था। उनके कदमों की आवाज के जवाब में अजीब सी मर्दाना आवाज आई। कौन है? मैं हूं धनराज, दलेर सिंह ने शांत स्वर में कहा। घबराओ मत, मेरे साथ सुरेंद्र पाल है, जिसे तुम्हारी सहायता के लिए मुंबई से लाया हूं। तारा ने बताया होगा। जवाब की अपेक्षा गहरी गहरी सांसें लेने की आवाज स्पष्ट आई। दलेर सिंह ने आगे बढ़कर वहां रखी लैंप रोशन की। मध्यम सी रोशनी में धनराज नजर आया। देवराज चाहन ने उसकी तस्वीर देखी थी। तस्वीर में और अब के धनराज में जमीन आसमान का फर्क था। कठिनता से भी वो पहचान में नहीं आ रहा था। हाल बेहाल हो रखा था। कपड़े मैले होकर चीथड़ों के रूप में झूल रहे थे। कोई गंदा सा कपड़ा बिछाए वो नीचे बैठा था। एक लगा रखी थी। शेव बेतरतीबी से इस तरह बड़ी हुई थी कि चेहरा ही स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। आंखों के नीचे काली झाइयां गहराई हुई थी। सीधे सीधे देखने में वो ऐसा इंसान लग रहा था जिसने कभी जिंदगी ना देखी हो, उम्र भर से यहीं पड़ा हो। फिर देवराज चांद की निगाह उसके शरीर पर फिरी। लालटेन की मध्यम सी रोशनी में उसके कंधे पर घाव नजर आ रहा था, जिसके ऊपर दवा जैसी कोई चीज लगाकर उसे ढांपने की कोशिश की गई थी। ऐसा ही हाल एक टांग का था। घुटने से ऊपर के हिस्से पर ऐसा जख्म था जैसे किसी जानवर ने पूरा मुंह खोलकर मांस का बड़ा सा टुकड़ा नोच खाया हो। वहां भी दवा जैसी कोई चीज लेप की तरह लगी हुई थी। उस टांग के हिस्से वाली पैंट को फाड़ कर अलग किया हुआ था। स्पष्ट था कि ऐसे बुरे जख्मों ने उसे चलने फिरने से लाचार कर रखा था। जख्मों की हालत देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे उसकी देखभाल ठीक तरह से न होने की वजह से बिगड़ गए हों।
देवराज चौहान को एकटक देखता रहा वो, और देवराज चौहान उसे। खाना खा लिया? दलेर सिंह ने पूछा। हौले से सिर हिलाया धनराज ने। बाकी का सुबह खा लेना। पास पड़े बर्तनों को देखता हुआ दलेर सिंह कह उठा। देवराज चौहान आगे बढ़ा और उसके पास बैठ गया। एक सिगरेट अपने लिए सुलगाई और दूसरी धनराज की तरफ बढ़ा दी। सिगरेट थामकर धनराज ने कश लिया। सुरेंद्रपाल नाम है तुम्हारा? धनराज का स्वर क्षीण था। हाँ। मुंबई में कहाँ रहते हो? क्या करते हो? मेरे बारे में सवाल मत पूछो, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। अपनी हालत देखो। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि मैं अपने हाल को कैसे ठीक करूं। जख्म बहुत गहरे लग रहे हैं। गोली लगी है। धनराज का धीमा स्वर गुस्से से भर गया। कंधे पर भी, टांग पर भी। मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हम पहले भी मिले हैं। नहीं। गोली किसने मारी? पहले मुझे बताओ, हम कहाँ मिले हैं? धनराज जल्दी से बोला। हम पहले मिले हैं। नहीं मिले। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम्हारी आंखें धोखा ही खा रही हैं। हम पहली बार मिल रहे हैं। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में देखा। सुरेंद्र पाल। धनराज जैसे याद करने वाले अंदाज में बड़बड़ा उठा। देवराज चौहान ने शांत भाव में कश लिया। तुमने गंगाराम मुल्तानी की लड़की का अपहरण किया था? देवराज चौहान ने कहा। लड़की कहाँ है? धनराज की आंखें फैलने लगी। दाढ़ी के पीछे छिपे चेहरे के भाव नजर नहीं आ रहे थे। उसने जल्दी से हिलना उठना चाहा, परंतु होठों में पीड़ा भरी कराह लिए बैठा ही रह गया। पहचान गया हूं मैं तुम्हें। हे भगवान, मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा कि तुम हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यहां पर इस तरह मेरे सामने देवराज चौहान आ जाएगा। मैंने तुम्हारी तस्वीर अखबार में देखी है, कई बार देखी है। रानी है कि तुम्हें दलेर सिंह कैसे ले आया? धनराज के होंठों से अविश्वास भरा स्वर निकला। ये मुझे नहीं लाया, मैं इसके साथ आया हूं। देवराज चौहान ने कहा। तुम तुम इसके साथ आए हो? हाँ। मुझे गंगाराम मुल्तानी की लड़की की जरूरत है, ताकि उसकी बेटी लौटाने के बदले उससे मोटी रकम झाड़ सको। कहते हुए उसके माथे पर बल पड़ गए। नहीं, इस काम में पैसे का कोई वास्ता नहीं है, देवराज चौहान ने कहा। दरअसल गंगाराम मुल्तानी का कहना है कि उसकी बेटी का अपहरण मैंने किया है। वो दावा करके कह रहा है, जो कि झूठ है। इस मामले में पुलिस भी आ गई है, इसलिए तुम्हारे जुर्म का टीका मैं अपने माथे पर लगाकर नहीं घूमना चाहता। धनराज के चेहरे पर कड़वी मुस्कान फैल गई। देवराज चौहान उसे देखता रहा। दलेर सिंह खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। बीच में दखल देने का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो तुम सोनिया की तलाश में हो कि उसे गंगाराम मुल्तानी को वापस लौटाकर साबित कर सको कि इस मामले में तुम्हारा कोई हाथ नहीं? धनराज ने कश लेकर कहा। आवाज में किसी तरह के भाव नहीं थे। हाँ। सोनिया है कहाँ? जहां भी है ठीक है। जिंदा है, सही सलामत है। जैसी पहले थी वैसी अब है। मैं चाहता हूं तुम सोनिया को मेरे हवाले कर दो धनराज। धनराज कई पलों तक देवराज चौहान को देखता रहा। क्या हुआ? देवराज चौहान की निगाह भी धनराज पर ही थी। मेरे ख्याल में तुम सोनिया को गंगाराम मुल्तानी के हवाले करके तगड़ी फिरौती लोगे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। सोनिया को वापस करके पुलिस की निगाह में मैं अपना पल्ला साफ करना चाहता हूं। देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। यह बात मेरी समझ से बाहर है कि देवराज चौहान जैसी शख्सियत को पुलिस की परवाह हो। है। मुझे क्यों नहीं परवाह होगी? ऐसा कौन सा इंसान है जो कानून की परवाह नहीं करता? मैं ऐसा जुर्म अपने खाते में नहीं लिखवाना चाहता जो मैंने ना किया हो। और तुम्हारे द्वारा किया गया अपहरण मेरे कागजों में चढ़ने जा रहा है, देवराज चौहान ने कहा।
वैसे भी तुम यहाँ हो, बुरी हालत में हो। सोनिया को तुमने जहाँ रखा है वहाँ उसका बुरा हाल हो रहा होगा। क्या मालूम उसे खाना पीना भी मिल रहा है या नहीं। उसकी फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से धनराज को देखा। अगर तुम चाहो तो सोनिया के बदले में तुम्हें कोई जायज रकम भी दे सकता हूं। मैं सोनिया को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। क्यों? इस क्यों का जवाब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। आ जाएगा, तुम बोलो तो सही। धनराज के चेहरे पर व्याकुलता के भाव उभरे। तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। देवराज चांद कह उठा। धनराज ने उखड़े अंदाज में दलेर सिंह को देखा। मैंने तुम्हें कहा था कि किसी ऐसे इंसान को लाना जो मेरी सहायता कर सके, और तुम ऐसे को ले आए हो जो मेरे लिए और भी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। मुझे नहीं मालूम ये सब क्या हो रहा है, दलेर सिंह ने कहा। अगर तुम्हें ये इंसान पसंद नहीं है तो मैं इसे यहां से चलता कर देता हूं। बस्ती में मेरे खिलाफ ये अपनी दादागिरी नहीं दिखा सकता। तुम नहीं जानते इसे। तुम मुझे जानते हो। दलेर सिंह के माथे पर बल उभरे। धनराज के होंठों से गहरी सांस निकली। बोलो, ले जाऊं इसे यहां से? दलेर सिंह पुनः बोला। धनराज। देवराज चौहान की आवाज में ठहराव था। मुझे लेकर तुम शक में मत पड़ो। तुम मुझ पर पूरा विश्वास कर सकते हो। मुझसे तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है कि तुम पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन सोनिया के मामले में मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम उसके बदले में भारी फिरौती वसूल कर सकते हो। मैं अभी तक नहीं समझ सका कि तुम क्या चाहते हो, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे ख्याल में तुम कोई बात छिपा रहे हो। धनराज ने होंठ भींच लिए। ठीक है, देवराज चौहान ने कहा। सोनिया के मामले में हम बाद में बात कर लेंगे। तुम ये बताओ कि इस वक्त मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ। मैं वो काम कर सकता हूँ। हाँ, कर सकते हो। क्या? धनराज ने दलेर सिंह पर निगाह मारी, फिर कह उठा। बस्ती में 3 आदमी मुंबई से मेरे पीछे पीछे आए हैं, मेरी जान लेने। उन्होंने बस्ती के कुछ लोगों को भी मेरी तलाश में लगा रखा है। पैसा देकर तुम उन तीनों को खत्म कर दो। उनकी वजह से मुझे यहाँ छिपना पड़ रहा है। कंधे और टांगों पर भी उनकी चलाई गोलियां लगी हैं, लेकिन मैं बच गया, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे जख्म खराब हो रहे हैं। जब तक वो तीनों मेरी तलाश में हैं, मैं इलाज भी नहीं करवा सकता। ठीक है, मैं उनसे निपट लेता हूँ। उन्हें खत्म करने से पहले एक बात उनसे अवश्य पूछ लेना कि वो किसके कहने पर मेरी हत्या कर रहे हैं। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। तुम ही बता दो। मेरे मुंह से सुनकर तुम्हें इतना मजा नहीं आएगा। धनराज के होंठ भिज गए। देवराज चौहान ने दलेर सिंह को देखा। वो तीनों कहाँ हैं? बस्ती में ठहरे हुए हैं। चलो, बता देता हूँ। मैं तुम्हें इस कठिनाई से निकालने जा रहा हूँ, देवराज चौहान ने कहा, इस आशा के साथ कि आगे भी तुम जो बात करोगे साफ स्पष्ट करोगे। धनराज ने कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान दलेर सिंह के साथ बाहर निकल गया।